काली बहू ने कराया सौतन का गृह प्रवेश। भगवान, ऐसा दिन किसी भी सुहागन को ना दिखाए जब उसे अपने ही हाथों से अपने पति और सौतन की सेज सजानी पड़े। ये कहते कहते अर्पिता फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी सास कामिनी कमरे में आकर कहती है, बेड़ा गर्ग हो तुझ कल्लो का। क्यों री मेरी काली कलूटी बहू, तेरे मायके वाले मर गए हैं क्या जो आंसू बहा रही है? चल चलकर पल्लवी बहू का स्वागत कर। माँ जी, अपना सुहाग अपना सिंदूर तो मैंने बांट ही दिया, मगर अपनी सौतन का गृह प्रवेश नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा माँ जी। चलती है कि दिखाऊं तुझे घर से बाहर का रास्ता? आज जो ये मोटे मोटे टेसुए बहा रही है, इससे अच्छा अगर अपने पति को 4 लटके झटके दिखाए होते तो आज मेरा बेटा तेरी सौतन नहीं लाता। अपनी सास की तानों भरी बातें सुनकर अर्पिता आरती की थाली लेकर आती है और आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़ी अपनी सौतन की आरती उतारते हुए अपने पति को देख उससे मन ही मन पूछती है, आखिर मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी यश जी? अब समझ आया, गलती आपकी नहीं मेरी है, क्योंकि मैं काली हूँ और मेरी सौतन गोरी और सुंदर। शायद इसलिए आप मेरी सौतन ले आए। मैं जानता हूँ अर्पिता, इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। काश कि मुझसे ये भूल ना हुई होती। पल्लवी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश के बाद पल्लवी अर्पिता को गुस्से से घूरती हुई बोलती है, अब अगर गृह प्रवेश की घिसी पिटी रस्में खत्म हो गई हो तो हटो हमारे रास्ते से। चलो यशु बेबी, कमरे में चलते हैं, कमरे में चलते हैं। पल्लवी यश को कमरे में ले जाती है और कामिनी भी चली जाती है। बेचारी उस काली बहू की आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे और वो आंगन में बैठे रोए ही जा रही थी। तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। उस बारिश की बूंदों के साथ अर्पिता के जख्म भी हरे हो जाते हैं। नफरत होती है मुझे इस बारिश की बूंदों से, जिसने मुझसे मेरे यश को दूर कर दिया। कितना खुश थे हम। ऐसा कहते हुए उस काली बहू का मन बीती यादों में खो जाता है। यश देखो, तुमने जो साड़ी मुझे भेजी थी मैं वही पहन कर आई हूँ। मगर अब ये तो बताओ, तुमने मुझे ऐसा अचानक से मंदिर में क्यों बुलाया है? आज हमारी शादी है। ये सुनकर अर्पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर से कहो। हाँ अर्पिता, आज हमारी शादी है। अर्पिता का रंग बहुत ही काला था, मगर यश के लिए उससे खूबसूरत कोई नहीं था। शायद इसी को तो प्यार का एहसास कहते हैं, जिसमें रंग रूप के कोई मायने नहीं होते हैं। यश अर्पिता के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। यश, माँ जी मुझे अपना तो लेंगी ना? अर्पिता, माँ तुम्हें अपना लेगी। कामिनी झट से दरवाजा खोलती है। माँ, ये अर्पिता है, आपकी बहू। मैंने इससे शादी कर ली है। सॉरी माँ। तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ये बोलकर कामिनी अर्पिता का गृह प्रवेश कराती है, मगर सच तो ये था कि कामिनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरी काली कलूटी बहू, तू मेरे घर की बहू तो बन गई, मगर इसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद दोनों अपने रिश्तों की खुशियों भरी शुरुआत करते हैं। अर्पिता, जल्दी से मेरा लंच बॉक्स दे दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना। ये लीजिए। अब देख क्या रहे हैं, जाइए भी। यश ऑफिस चला जाता है और अर्पिता को खुश देखकर कामिनी उसे बहुत सुनाती है। फाड़ लिया दांत? क्यों री मेरी काली बहू, शर्म घोल कर पी गई है क्या? जब देखो मेरे बेटे से च्युइंगम की तरह चिपकी रहती है। चल जाकर मेरे लिए अचारी मठरी और नमक पारे बना। एक दिन तेज बारिश के चलते यश अपनी असिस्टेंट पल्लवी को घर ले आता है। असल में पल्लवी यश को दिल ही दिल में चाहती थी, जिसे समझते कामिनी को जरा भी देर नहीं लगी। ये लड़की मेरे काम की है, अब यही मेरे बेटे को मेरी काली बहू से दूर करेगी। कामिनी पल्लवी के पास आकर आग लगाते हुए कहती है, तुम भी सोच रही होगी ना बेटी कि मेरा बेटा कहाँ फंस गया। मैं तो तुम्हारे जैसी सुंदर गोरी बहू चाहती थी, और मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे को चाहती हो, तो जाओ और बना लो मेरे बेटे को अपना। इसी बीच अचानक से अर्पिता को अपने मायके जाना पड़ता है। उस रोज तूफान भरी बारिश थी। यश हल्के नशे में था। तभी कामिनी पल्लवी को घर बुला लेती है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी आंटी जी। इसके बाद कामिनी अर्पिता को घर बुलाती है, जहाँ पल्लवी को अपने पति की बाहों में देखकर अर्पिता पूरी तरह से टूट जाती है। यश, ये सब क्या है? तुम और पल्लवी एक साथ? यश झुंझला कर उठता है। अर्पिता, अर्पिता, मैं नहीं जानता पल्लवी यहाँ कहाँ से आ गई मेरे पास। तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी झूठी कसम। तुम्हारी शर्ट पर इसका झुमका कैसे आया?
और तुम्हारे बदन पर ये लिपस्टिक के निशान? कह दो क्या ये झूठ है? एक पति पत्नी के बीच सबसे अहम होता है भरोसा। तुमने मेरा वो भरोसा तोड़ दिया। बंद कर ये नौटंकी। तेरे ही लटको झटकों में कमी रह गई होगी, मेरी काली बहू। तभी तो मेरा बेटा बहका होगा, मगर अब इस बेचारी का क्या होगा? कौन करेगा इससे शादी? यश करेंगे शादी। इसके बाद पल्लवी और यश की शादी हो जाती है। बीते वक्त से बाहर आते ही अर्पिता देखती है कि सुबह हो चुकी थी। अरे ओ मेरी काली बहू, ये रात से आंगन में बैठकर कौन सी खिचड़ी पका रही है? रसोई में मांजने के लिए गंदे बर्तन पड़े हैं, जाकर धो। मेरे बेटे को तो अपने काले चेहरे से रिझा नहीं पाई, कम से कम रसोई संभाल ले। सास के दिए तानों के साथ बेचारी काली बहू रसोई के कामों में लग जाती है और चाय देने अपनी सौतन के कमरे में आती है। लगता है मेरी काली सौतन मेरे कमरे में आ रही है, अब आएगा मजा। अर्पिता को जलाने के लिए पल्लवी यश को बाहों में जकड़ लेती है। अपने सौतन को अपने पति के करीब देखकर अर्पिता का मन भारी हो जाता है। पल्लवी, चाय लाई हूँ। हाँ तो लाओ भाई। चाय का एक घूंट पीते ही पल्लवी वो चाय अर्पिता के ऊपर थूक देती है। आथू, कितनी गंदी चाय बनाई है तुमने, मूड की माँ बहन कर दी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर दूसरी चाय बनाओ। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं। बेचारी अर्पिता को कभी सास के ताने सुनने को मिलते थे तो कभी सौतन के, जिससे वो मन ही मन घुटती रहती थी। इसी बीच गणेश चतुर्थी आने वाली होती है। माँ जी, गणेश चतुर्थी आने वाली है। हाँ हाँ जानती हूँ मेरी काली बहू, मगर गणेश चतुर्थी में बप्पा की स्थापना मेरी गोरी बहू के हाथों होगी। सॉरी सासू माँ, मगर ये फालतू की पूजा पाठ के टेंटरम मुझसे नहीं होंगे। कामिनी की घमंडी बहू उसकी बात काट देती है, जिसके बाद कामिनी की काली बहू ही बप्पा की मूर्ति की स्थापना करके पूजा करती है। गणपति बप्पा, मैं नहीं जानती कि अपने पति की दूसरी शादी करके सही किया या गलत, मेरी मदद कीजिए। ऐसे ही वक्त बीतता है और विसर्जन का दिन आ जाता है। तभी कामिनी अपनी गोरी बहू को सिगरेट और शराब पीते देखती है। पल्लवी बहू, ये मेरा घर है, मायका नहीं। आज बप्पा के विसर्जन के दिन तुम शराब पी रही हो। लाओ ये बोतल मुझे दो। ए बुढ़िया, छोड़ मेरी बोतल। मैं तेरी आदर्शवादी बहू नहीं जो तेरी चे चे सुनूंगी। मुझे तेरे बेटे से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इट्स ऑल ऑफ माय मिस्टेक। ऐसा नाशपति है, मेरे पास भी नहीं आने देता। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मुझे लगा था उससे शादी करके वो मेरा हो जाएगा, मगर वो तो उस काली कलूटी के लिए पतिव्रता बना हुआ है। दूर खड़ा यश सारा सच सुन लेता है। तभी नशे में धुत पल्लवी गुस्से में कामिनी को सीढ़ी से धक्का दे देती है। वही काली बहू बप्पा का विसर्जन करती है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे विघ्नहर्ता, मेरे मांग का सिंदूर बनाए रखना। इतने में विसर्जन का शुभ सिंदूर उस काली बहू के मांग में भर जाता है और वहीं यश अपनी मां को अस्पताल ले जाता है, जहां उसकी जान बच जाती है और कामिनी अपने किए पर पछताते हुए कहती है, अर्पिता बहू, मुझे माफ कर दे। ये सारी मेरी चली हुई चालें थी, क्योंकि तू काली थी इसलिए मुझे पसंद नहीं थी, मगर आज मुझे अपने लिए गलत फैसले का एहसास है। माँ जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आप मेरे लिए मेरी सास नहीं, माँ है। इस तरह से कामिनी अपनी काली बहू को अपना लेती है और पल्लवी यश और अर्पिता की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और अर्पिता मन ही मन आंसू के साथ गणपति बप्पा को धन्यवाद देती है, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन जाते जाते उसके शादीशुदा जिंदगी से उसकी सौतन का साया दूर कर दिया था। देखो ना, मेरी फ्रॉक फिर से फट गई। कोई बात नहीं गुड्डी बिटिया, मैं इसे सिलकर अभी ठीक कर दूंगी। ये सुनकर गुड्डी चिढ़कर बोलती है, माँ, पहले भी तो आपने इस फ्रॉक को कितनी जगह से सिला हुआ है, मगर ये बार बार फट जाती है। माँ, मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना। ये फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है और ये पुरानी भी हो गई है। सब मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना। नहीं गुड्डी, मैं तुम्हारे लिए अभी फ्रॉक नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम्हारे गरीब माँ के पास अभी पैसे नहीं हैं। आपके पास कभी भी हमारे लिए पैसे होते ही नहीं हैं। बस ये फटे चिटे कपड़े पहनने को मिलते हैं और खाने को रूखी सूखी रोटी। अगर आप मुझे और बंटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी तो हमें पैदा ही क्यों किया?
बेटी की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर अर्पिता गरीबी से झुंझलाकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। गुड्डी इतनी बड़ी हो गई है तू कि अपनी माँ से ही सवाल करेगी? अरे अर्पिता बहू, क्यों बेचारी इस बच्चे को मार रही है? अब इसे क्या पता मेरी गरीबी का टंटा। ठंड रख, चल ये ले लड्डू खा। कहाँ हो जमुना? अरे रमा बहन, आप यहाँ। ये लो मिठाई खाओ। ये ले नीलम, तू भी खा। मगर काकी, ये तो बताइए मिठाई किस खुशी में खिला रही है? मेरी बेटी पायल की शादी सेट हो गई। बड़े ही अमीर खानदान से है उसके ससुराल वाले। ये देखो पायल की शादी का जोड़ा, लाखों का लहंगा भेजा है और हम सभी के लिए भी महंगे कपड़े भेजे हैं। मगर अब सबकी किस्मत मेरी पायल जैसी अच्छी कहाँ। वैसे जमुना, नीलम की शादी कहीं लगी कि नहीं? रिश्ते तो देख ही रहे हैं रमा बहन, मगर लड़के वालों की दहेज की मांग के चलते कहीं बात नहीं बन पा रही। देख जमुना, 100 की सीधी बात है, आजकल अच्छे रिश्ते बिना दहेज दिए कहाँ मिलते हैं। और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन रिश्ते लेकर? और फिर तुम ठहरे गरीब भैया। ये सुनकर अखिलेश रमा को जवाब देते हुए कहता है, ठीक कहा रमा काकी आपने, हम गरीब हैं मगर नमक रोटी खाकर भी अपने घर में ही रहते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं। अखिलेश, तू मुझ पर काहे बिगड़ रहा है? ये लो अर्पिता बहू, ये मेरी बेटी की शादी का लहंगा सिल देना। बड़ा आया भाषण झाड़ने। अर्पिता और उसके ससुराल वालों को लोग गरीबी के चलते ऐसी तानों भरी बातें अक्सर सुनाया करते थे। परिवार में सास ससुर और 2 बच्चे और एक ननद थी। अखिलेश एक फैक्ट्री में मामूली सी तनख्वाह पर काम करता था और श्यामू एक सेठ के यहाँ माली था। मगर पति और ससुर की कमाई से भी 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसलिए शादी के बाद जब अर्पिता बहू बनकर ससुराल आई तो सिलाई करने लगी, जिससे वो 4 पैसे कमा पाती थी। मगर सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते थे, जिसके चलते अर्पिता और उसके गरीब ससुराल वाले फटे चिटे कपड़ों में ही गुजारा करते थे। एक दिन अर्पिता कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसका ससुर श्यामू अपने कंधे पर ढेर सारे पेड़ पौधे लेकर आता है, जिनमें कई सारे खूबसूरत फूल भी खिले होते हैं। बहू, इन पेड़ पौधों को आंगन में धूप में रख देना, पत्ते सूख जाएंगे तो चूल्हा लगाने के काम आएंगे। बाबूजी, इन पेड़ पौधों में कितने सुंदर खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और इसके पत्ते भी एकदम हरे भरे हैं, फिर इसे क्यों काट दिया? अरे बहू, इन अमीरों के लिए जब रिश्ते और रस्मों के कोई मायने नहीं होते हैं तो ये तो भला पेड़ पौधे हैं। मैं जहाँ काम करता था उस सेठ ने अपने बंगले के बाहर की सारी बगिया उजाड़ कर पानी का झरना लगवा दिया और कहा कि अब मुझ मामूली से माली की उसे जरूरत नहीं है, इसलिए काम से भी निकाल दिया। कोई बात नहीं बाबूजी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अर्पिता कुछ गुलाब के पौधों की कलम आंगन में लगा देती है और बाकी फूलों को तोड़कर अंदर लाती है। अच्छा हुआ जो मैं इन कपड़ों के कतरन को इकट्ठा करती थी। मैं जानती थी एक न एक दिन ये मुझ गरीब दर्जी बहू के बहुत काम आएगा। ये कहते हुए वो गरीब दर्जी बहू उन कतरनों को जोड़कर फ्रॉक का एक अस्तर सिल लेती है और गुलाब के फूलों से एक बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक सिलकर गुड्डी को देती है। ये देखो गुड्डी बिटिया, तुमने मुझसे नई फ्रॉक मांगी थी ना, ये रहा तुम्हारा नया फूलों वाला फ्रॉक। फूलों का फ्रॉक देखकर गुड्डी बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये फूलों वाला फ्रॉक कितना सुंदर है। अब मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी नई फ्रॉक है जो मेरी माँ ने सिला है। अपनी मासूम बेटी के चेहरे पर खुशी देख उस गरीब दर्जी बहू का मन भर आता है। तभी बंटी बोलता है, माँ मेरे लिए भी एक फूलों वाला शर्ट सिल दो ना, और एक पैंट भी। देखो ना, बार बार एक ही पुरानी शर्ट पहनकर अब तो ये शर्ट भी सड़ गई है। ठीक है बंटी, मैं तुम्हारे लिए भी फूलों वाले कपड़े सिलूंगी। अब खुश? इस बार कपड़े बनाने के लिए अर्पिता फूलों के साथ साथ हरे भरे पत्ते भी इस्तेमाल करती है। अगर मैं पैंट शर्ट दोनों ही फूलों से सिल दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फूलों वाली शर्ट के साथ पत्तों वाली सिंपल पैंट मेरे बेटे बंटी पर बहुत सूट करेगी। गरीबी के चलते उस गरीब दर्जी बहू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को 1-2 जोड़ी नए कपड़े दिला सके, मगर अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो कड़ी मेहनत करके फूलों और पत्तों से रेडीमेड कपड़े से भी ज्यादा सुंदर कपड़े सिलती है। साथ ही अपनी ननद सास ससुर को फटे हुए कपड़ों में देखकर उनके लिए भी कई दिन की मेहनत लगाकर फूलों से सुंदर कपड़े सिलती है। ये लो बंटी, तुम्हारे कपड़े। माँ जी, भाऊजी, मैंने आप दोनों के लिए कपड़े बनाए हैं। और नीलम, ये देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भी फूलों वाला सूट सिला है।
अपने लिए अपनी दर्जी बहू का ऐसा प्यार देखकर उसके गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपको मेरी सिली साड़ी पसंद नहीं आई? नहीं अर्पिता बहू, ये फूलों वाली साड़ी बहुत सुंदर है, सच में। हाँ बहू, सच में तूने मेरे लिए भी बहुत सुंदर फूलों वाला धोती कुर्ता सिला है। सालों बाद तन पर कुछ नए कपड़े पहनूंगा। शुक्रिया भाभी, मेरे लिए इतना सुंदर सूट सिलने के लिए। ये बहुत सुंदर है। उस गरीब दर्जी बहू की फूलों के बनाए कपड़ों से उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए थे। अब अर्पिता गरीबी के चलते अपने ससुराल वालों को थोड़ी खुशी देने के लिए अक्सर फूलों के कपड़े बनाती है, जिसे पहनकर जब भी उनमें से कोई घर से बाहर आता है तो लोगों में भी गरीब दर्जी बहू के बनाए फूलों के कपड़े पहनने की चाहत बढ़ती है, जिससे लोग अब अर्पिता से फूलों वाले कपड़े सिलवाने लगते हैं। वहीं एक दिन नीलम को भी देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उस दिन नीलम अपनी भाभी का सिला हुआ फूलों वाला सूट पहनती है, जिससे वो यश को पसंद आ जाती है। बहन जी, बड़ा प्यारा फूलों वाला सूट पहना है बिटिया ने, किस ट्रेलर से सिलवाया? गायत्री जी, ये फूलों वाला सूट मेरी बहू अर्पिता ने सिला है, उसे दर्जी का काम आता है। फिर तो मेरी शादी की फूलों वाली शेरवानी भी आप ही सिलना अर्पिता भाभी। हाँ हाँ जरूर यश जी, मतलब कि आपको हमारी नीलम पसंद है? जी भाभी, आपकी ननद है ही इतनी सुंदर कि कोई ना कह ही नहीं सकता। देखते ही देखते नीलम की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्पिता खुशी के साथ अपनी ननद को हल्दी और मेहंदी लगाती है, मगर तभी वो अपने सास ससुर को परेशान होकर बात करते हुए सुन लेती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश की माँ, बिटिया की शादी में 2 दिन रह गए हैं, अभी तक न शादी का टेंट बंधा है और न मंडप सजा है। पैसे की समस्या तो जैसे सामने मुंह खोले खड़ी है। वही तो जी, इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची का घर बसने जा रहा है, कहीं ये शादी होते होते रह ना जाए। माँ जी, मेरी ननन की शादी नहीं रुकेगी, ये शादी होगी। हम सभी साथ मिलकर टेंट लगा लेंगे और बांस से मंडप बनाएंगे, क्योंकि हरे बांस के बने मंडप से शुभ कुछ भी नहीं। और रही बात शादी के जोड़े की, तो मैं नीलम के लिए फूलों का लहंगा बनाऊंगी। अर्पिता की बातें उसके सास ससुर के टूटे हुए हिम्मत को जोड़ देती है और सभी एक साथ शादी की तैयारी में लग जाते हैं। साथ ही अर्पिता अपनी ननद के लिए फूलों से बहुत ही सुंदर शादी का लहंगा बनाती है, जिसे पहनकर नीलम अपनी शादी वाले दिन भी बहुत सुंदर लगती है। जिसके बाद गरीब जमुना और श्यामू नीलम का कन्यादान करते हैं और विदाई के वक्त ससुराल जाते वक्त नीलम आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब दर्जी भाभी से कहती है, अर्पिता भाभी, ये शादी का जोड़ा हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। आज आपकी वजह से मेरी शादी हो सकी है। भगवान आप जैसी बहू और भाभी हर लड़की को दे। जाओ मेरी प्यारी ननद, भगवान करे तुम्हें तुम्हारे ससुराल में जिंदगी की सारी खुशी मिले। इसके साथ सभी नीलम को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। वहीं अब जिस भी लड़की की शादी होने वाली होती है वो अपनी शादी का जोड़ा फूलों वाला बनवाती है, जिससे उस गरीब दर्जी बहू की पहचान बढ़ती चली जाती है और उसके घर की हालत भी ठीक होने लगती है।